तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स देखें तो पहला पहला पॉइंट क्या कहता है कि कंसीडर ए कॉइल। एक कॉइल को कंसीडर करें। कॉइल किसे कहते हैं? एक कंडक्टर वायर, एक कंडक्टिंग वायर होती है। उसको क्या कर देते हैं हम? वाउंड कर देते हैं, गोल गोल किसी भी चीज पर लपेट लेते हैं। और इस किस्म के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया है? एक कॉइल बन गया है। क्या बन गया है? कॉइल बन गया। अब इसमें जितने भी जो है ना लपेटने के चक्कर हैं उसे हम कहते हैं टर्न। तो ये एक टर्न हुआ, फिर ये दूसरा टर्न हुआ, फिर ये तीसरा टर्न हुआ, फिर ये चौथा टर्न हुआ, फिर ये पांचवा टर्न हुआ। इसे हम कहते हैं टर्न्स। तो ये क्या है? टर्न्स है। उसके बाद कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक बैटरी हमने ली है और कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है थ्रू ए स्विच, और स्विच भी मौजूद है, साथ में रेहोस्टेट भी मौजूद है। अब ये रेहोस्टेट क्या होता है? किसी को मालूम है आप में से? नो सर। ठीक है जी। रेहोस्टेट हमारे पास एक ऐसा समझ ले कि रजिस्टर है, रजिस्टर। लेकिन ये रजिस्टर एक्चुअल में ये वेरिएबल रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर है। ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल कैसे है? इसमें हम खुद करंट को वेरी कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करा सकते हैं। अब इस वेरिएबल रजिस्टर से मुराद ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसा रजिस्टर है, जैसा कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम एक वायर लेते हैं और उस वायर में करंट जो है वो पास आउट होता है, लेकिन करंट को पास होने में थोड़ी मुश्किल दरपेश होती है। तो वो हमारे पास कौन सी वायर कहलाएगी? वो रेजिस्टिव वायर कहलाएगी, कि ऐसी वायर जिससे करंट को पास होने में मुश्किल पेश आती है। तो इसका मतलब उस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, उस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है। अब हमें वो वायर चाहिए। तो वो वायर, ये लेट सपोज हमने ये वो वायर ले ली, हमें इतनी लंबी चाहिए थी, हमने ले ली। अब इतनी लंबी वायर तो चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इतनी लंबी वायर इतनी जगह नहीं है जी। हमें तो वायर छोटी जगह पे चाहिए। इसी वायर को पकड़ कर हम क्या कर लेते हैं? उसको बाउंड कर लेते हैं ऐसे गोल गोल। तो वो सारी की सारी वायर इतनी सी जगह में बंद हो जाती है। ये बात समझ में आई है? यस जी सर। सर। अब असल में जो करंट ने पास होना है वो तो फिर भी वायर से होना है, चाहे वायर गोल गोल ही क्यों ना मुड़ी हुई हो। तो लिहाजा हम इसे बाउंड कर लेते हैं। अब हमारा काम है क्या करना? रियोस्टेट बनाना। रियोस्टेट का मतलब है कि ऐसा हमारे पास रजिस्टर जिसको हम खुद कंट्रोल कर सके। अब ये जो बाउंड तार है ना, ये समझ लो कि ये वही वाली है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है ये रियोस्टेट है, या समझ लो ऐसे बाउंड हुआ पड़ा है। अब उसके बाद हमने बैटरी के एक टर्मिनल को इसी वायर के साथ जोड़ दिया। ये हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी जुड़ी हुई है किसके साथ? रजिस्टर के साथ जुड़ी हुई है। और कौन सा रजिस्टर है? रेओस्टेट है हमारे पास। गुड गुड गुड। अब और कौन कौन आया हुआ? एमन आई हुई है? एमन, जी। मैं वेश, यस सर। जैनब, जैनब नहीं है मेरे ख्याल से, जैनब नहीं है। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास रजिस्टर है। अब इसका मेन जो हमारा मकसद है ना, मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम खुद अपने मतलब मर्जी से इसको चेंज कर सकें, इसके रेजिस्टेंस को। तो वो कैसे चेंज होती है? ये जो वायर आ रही है, ये ऊपर से ये जो वायर आ रही है, दूसरी पहली वायर तो चलो लग गई, वो बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया रजिस्टर का। ये जो दूसरी वायर आ रही है, ये दूसरी वायर हमारे कंट्रोल में होती है कि हम इस वायर को यहाँ पर लगाएं तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर 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 ऐसे टेढ़ा बेढ़ा आता 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 और फिर यहाँ से जाएगा। तो उसे काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और हमारी मर्जी, हम इसको जो है इसी वायर को यहां से आकर और यहां लगाएं। अब जब यहां लगाएंगे तो करंट जैसे आएगा, पहले इधर, फिर ऊपर,
फिर नीचे, फिर गया, बस इधर जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा। क्यों इधर नहीं जाएगा? क्योंकि करंट बस यहां से रास्ता उसको मिल गया, वो जाएगा उधर। तो लिहाजा हमें यहाँ पर कम रेजिस्टेंस मिलेगी। तो हम जितनी रेजिस्टेंस चाहें उतनी रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें क्या करना है, सिर्फ इस वायर को, जो आने वाली वायर है, इसको ये यहाँ पर कनेक्ट करो, यहाँ पर कनेक्ट करो, यहाँ पर कनेक्ट करो, जहां दिल चाहे वहीं पे कनेक्ट करो, और अपना पसंद का वो करंट हासिल करो जितना आपको चाहिए। क्लियर है बात? यस सर। अब अगर करंट जो है वो एंड से फ्लो करेगा यहां से, तो इसका मतलब वो बहुत सारी रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ जाएगा, तो बहुत स्लो जाएगा, रुकावटें महसूस करता हुआ जाएगा, तो स्लो स्लो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। और अगर करंट पहले पहले यहीं से निकल गया, यहीं से वायर हमने लगा रखी है, तो फिर उसको जो है वो रेजिस्टेंस कम का सामना करना पड़ेगा और करंट जो है वो फास्ट जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का ये काम होता है रियोस्टेट का। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने देखा होगा, जो पंखे का डिमर नहीं होता, पंखे का डिमर, यस जी। सर। उस डिमर को जब हम घुमाते हैं तो पंखा खुद ब खुद तेज हो जाता है, उसी डिमर को रिवर्स घुमाते हैं तो पंखा पंखा जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये भी ऐसा समझ लो कि एक रियोस्टेट ही है हमारे पास, जो करंट के फ्लो को कम और ज्यादा करता है। क्लियर है बात है? यस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉइल है, ये बैटरी लगी हुई है, और इसी के साथ ये स्विच है, और ये हमारे पास क्या है, रियोस्टेट। बस कोई और सेटअप नहीं है, बस यही सेटअप है। अब उसके बाद व्हेन द रियोस्टेट इज मूव्ड क्विकली, जब रियोस्टेट को आगे पीछे मूव कराया जाता है क्विकली, तेज। अब जब रियोस्टेट को आगे और पीछे मूव करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब फ्रंट पे होगा यहाँ पर, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कम होगी, करंट तेज फ्लो करेगा। और जब यहाँ पर होगा तो करंट की वैल्यू ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। करेगा। गोल। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब हम किसी भी कॉइल में से करंट को पास आउट कराते हैं, तो उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी और करंट पास आउट होता रहेगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहे। क्या होती रहे? चेंज होती है। चेंज होती रहे। जब हमारे पास करंट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो इंड्यूस होगा। और ये किसके मुताबिक होता है? ये फेराडे लॉ के मुताबिक होता है। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे लॉ ये कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फेराडे लॉ के मुताबिक ये उसका लॉ है। अब जब ये होगा तो हमें चेंज चाहिए, और चेंज के लिए हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है। अब रियोस्टेट में हम क्या करते हैं, इस वायर को आगे और पीछे मूव कराते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिमर को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, वैसे ही। और करंट क्या होता है? चेंज होता है। जब करंट का फ्लो यहाँ से चेंज होगा, इधर उधर चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है उधर मैग्नेटिक फील्ड भी कभी कम और कभी ज्यादा, कभी कम और कभी ज्यादा, तो ऐसे कम ज्यादा होती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होती रहेगी, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, या क्या कहते हैं, इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ईएमएफ, गुड 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 गुड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन करंट, करंट के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है किसी भी सर्टेन एरिया से, किसी भी सर्टेन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुजरना फ्लक्स कहलाता है। किसी भी खास एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुजरना क्या कहलाता है? फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो खास एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी, तो जाहिर सी बात है खास एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद कम गुजरेगी, तो फ्लक्स कम होगा। तो अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इधर से फ्लक्स बढ़ता है, करंट की वैल्यू कम होती है, फ्लक्स कम होता है। अब दोनों को चेंज करते, इसको चेंज करते रहेंगे करंट की वैल्यू को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स जो है वो खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। अब जब फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन करंट के। अब ये जो फ्लक्स है, ये एक यहाँ पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल में एक टर्न तो मौजूद नहीं है ना, ऐसे एक टर्न तो मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है। Yes. अगर नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है तो हर टर्न का अलग फ्लक्स होगा। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम यहाँ पर सिर्फ n लिख दें कि N n लगा दें। नंबर ऑफ टर्न्स का जो फ्लक्स होगा चेंज, वो किसकी वजह से होगा? चेंज इन करंट की वजह से होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं जी, तो हमारे पास आ जाएगा n del phi इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने कांस्टेंट लगाना है। चूंकि सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हम कांस्टेंट लगाएंगे L, और अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तो फिर कांस्टेंट लगाएंगे M। अब फिलहाल हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल L से इसको शो करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा हमारे पास कैपिटल L, और डेल आई वैसे का वैसे। इसी के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, नेगेटिव साइन भी लगाएं। गुड। नेगेटिव साइन फिलहाल यहाँ पर नहीं लगाते, चलो वो हमारे पास फैराडे लॉ में फिर आ जाएगा, कोई नहीं मसला। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब आते हैं जी दूसरी इक्वेशन की तरफ। और दूसरी इक्वेशन में हमें मालूम है कि फैराडे लॉ के मुताबिक क्या था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस ईएमएफ, ऐसे था ना, या चेंज इन फ्लक्स कह ले, चेंज इन फ्लक्स कह ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो ईएमएफ का फार्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ है ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन डेल फाई ओवर डेल टी। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूस करता है ईएमएफ को, और ये एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है। क्लियर है बात? यस सर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग करनी है किसकी? ये देखिए, ये हम अगर हम इस टर्म को देखें, ये हमारे पास है ये वाली एन डेल फाई, एन डेल फाई। इसकी जगह पर ये वाली एन डेल फाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि बराबर है एल डेल फाई। तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ यूं हो जाएगा कि माइनस एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, जो कि ये मौजूद है। ये हमारे पास बुक के अंदर जो आया वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से आता है। क्लियर है बात? सर इसमें माइनस साइन क्या है? माइनस जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लिंस लॉ वो शो करता है, ये समझ लो कि अपोजिशन को शो करता है। किस बात को शो करता है? अपोजिशन को। अपोजिशन को शो करता है। लिंस लॉ के मुताबिक वो अपोजिशन को शो करता है। लिंस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसा कि हम कहते हैं ना इंड्यूस करंट, जब करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो हमेशा उस इंडक्शन के काज को अपोज करता है। इंडक्शन जिसकी वजह से हुई, वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है वही वाला इंड्यूस करंट। तो इसीलिए हम कहते हैं, वहां पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं कि वो इंड्यूस मतलब अपोज करता है, अपोज, सॉरी इंड्यूस नहीं, अपोज। तो वो जो मिसाल के तौर पे एक मैग्नेट है, ये इसका एक नॉर्थ पोल है, इस साइड पे साउथ पोल है, तो हमेशा फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है, और यहाँ पर हमने कॉइल रखा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको, इस मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उधर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनको धक्का मिलेगा। जब धक्का मिलता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऐसे होती है कि वो इस मैग्नेट को, वो इस मैग्नेट को क्या करेगी? रिपेल करेगी, अपोज करेगी, करीब नहीं आने देगी। और जब हम रिवर्स खींचेंगे तो उस वक्त अट्रैक्ट करेगी। कहने का मतलब ये कि ये ऐसा समझ लो कि एक अपोजिशन के लिए हमने ये नेगेटिव साइन लगाया होता है, और ये लिंस लॉ के मुताबिक है। उसको फिर डिटेल तो नहीं पढ़ते, फिर टाइम इतना नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई है? यस यस सर।
हाँ, लिंस लॉ को थोड़ा मजीद भी डिटेल से आप लोग पढ़ लें, नेगेटिव साइन जो है वो उसका ही है। अगर ना आए समझ में फिर बताए, फिर इंशाल्लाह मजीद बता दूंगा। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। करंट थ्रू द कॉइल चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ करंट कॉइल के अंदर चेंज होता है, ठीक है, वो पढ़ लिया। दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस चेंजेस द, अच्छा, जो करंट है वो जब चेंज होगा टाइम के साथ साथ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कॉइल के अंदर चेंज होगा, चेंज होता रहेगा। एज ए रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये मैंने बताया था आपको ये वाला, अब इसी में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से हुआ था। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसी कॉइल के अंदर अपना ईएमएफ और दूसरा जो है वो क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ अपना ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो क्या करता है? इसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। और उसी इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए, द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल इटसेल्फ, उसी कॉइल के अंदर जब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, किसकी वजह से? चेंजिंग करंट की वजह से, वो क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अब जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो वही जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से, टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जिसको रिलेशन में कुछ यूं लिखा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बराबर होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। और ये जो एल है ये हमारे पास क्या है? एल क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। एल कांस्टेंट नहीं है। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है? सेल्फ ये देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस, इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन वो प्रोसेस है। और जाहिर सी बात है उसमें हमने जो एल से शो किया वो इसी बात के लिए शो किया है कि वो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा। एक होता है प्रोसेस और एक होता है उसका नतीजा। तो ये ऐसे किस्म का ही है, समझ लें। अब सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे? अगर उसी फार्मूले को दोबारा लिखे तो हमारे पास ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा किसके? माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। हमें ये एल की वैल्यू चाहिए। जब एल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस सारे के सारे को वहां पर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल आई ओवर डेल टी ऐसे, और नेगेटिव साइन भी इधर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एल के। और यही वाला रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें सेल्फ इंडक्टेंस का एक डेफिनेशन भी है, समझ लो, बता रहा है कि रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ये पहला रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल टू द का मतलब डिवाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब है कि टाइम के साथ साथ किसी भी क्वांटिटी में चेंज आना। तो करंट की बात हो रही है तो करंट में टाइम के साथ साथ चेंज आना। तो इन दोनों का रेशियो हमें क्या देता है? सेल्फ इंडक्टेंस देता है। सेल्फ
इंडक्टेंस देता है। इंडक्टेंस देता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो किस बात को शो कर रहा है? नेगेटिव साइन वो लिंस लॉ का साइन है, लिंस लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंगली है। नेगेटिव साइन शोज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज प्रोड्यूसिंग इन इट। यहां पर क्या कह रहा है कि नेगेटिव साइन जो है वो किस बात को शो कर रहा है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है चेंज को। किस चेंज को? उस चेंज को जिसने इस चेंज को प्रोड्यूस किया है। मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है? ईएमएफ को इंड्यूस किया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो वो अपोजिशन जो होती है वो जाहिर सी बात है मुखालिफ होती है, और मुखालिफ में एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा, फिर ऐसी बात है ना। जी यस यस सर। तो ये हमारे पास कुछ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन समझ लें, और साथ में वो फार्मूला हो गया, साथ में नेगेटिव साइन के बारे में बता दिया। देयरफॉर इसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ का मतलब मुखालफत वाली ईएमएफ, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हमारे पास है यहाँ पर इंडक्टर्स हेडिंग दी हुई है। अब इंडक्टर्स से पहले हम ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी जो है ना यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूनिट जो होगा वो जाहिर सी बात है हमें फार्मूले से निकालना पड़ेगा, ऐसा है। यस सर। यस सर। तो मुझे बताएं कि उसका फार्मूला क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है? L is equal to induced EMF divided by del I divided by del T. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा L इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, ये हो जाएगा L डिवाइड बाय डेल I ओवर डेल T, ऐसे हो जाएगा। Yes. जी ऐसे हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसको जरा रीअरेंज करना है, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते Del T हैं। के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, मैं ये यूनिट निकाल लूं। ये हमारे पास हो जाएगा कुछ यूं, डेल टी उधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल आई नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? ईएमएफ की यूनिट भी लिखनी है। तो ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज की बात करिए ना, वोल्टेज, तो वोल्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्या उसका सेकंड होता है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास करंट है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो इससे आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ऐसा आ जाएगा ना। यस, और उसको हेनरी बोलते हैं। और इसी को हेनरी, गुड माशाल्लाह, तो इसको क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। उसको कैपिटल एच से शो भी करते हैं। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का क्या है? यूनिट है। आ गया। तो यही यूनिट यहाँ पर जो है ना आपको निकाल कर दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है? इसका यूनिट है। ए कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इफ ए चेंज इन करंट एट 1 एम्पेयर पर सेकेंड। 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट में चेंज जो है अगर 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो और वो इंड्यूस करे 1 वोल्ट ईएमएफ, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 हेनरी के बराबर है। बात समझ में आई? यस सर। कि जो करंट में चेंज आता है 1 एम्पेयर का चेंज आए पर सेकेंड। पहली बात क्या है कि 1 एम्पेयर का चेंज आए पर सेकेंड और वो इंड्यूस करे किसको? 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस करे किसी भी कॉइल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? 1 हेनरी कहलाएगा। बात क्लियर है? जी यस सर। यस सर। यहाँ पर इंडक्टर की बात की गई है। कॉइल विद इट सेल्फ इंडक्टेंस आर कॉल्ड इंडक्टर। जो यहाँ पर कॉइल हमने बनाया था वो कॉइल एक्चुअल में क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है, जो इंड्यूस करता है करंट को, उसी की बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन ऐसी सर्किट इंडक्टर्स बिहेव लाइक ए रजिस्टर। इंडक्टर जो है इसी सर्किट के अंदर
रजिस्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो मैंने रजिस्टर के बारे में भी आपको बताया था कि ये रजिस्टर भी कुछ इस तरह का ही होता है, जो रियोस्टेट है ये भी कुछ इस तरह का ही होता है कि इसमें हमने क्या करना होता है, ऐसे वाउंड तार ही होती है जिसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं एज ए रियोस्टेट के तौर पे। तो ये भी वही बात की जा रही है यहाँ पर कि ये इंडक्टर जो होता है ये भी एज ए रजिस्टर काम करता है एसी के लिए, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के अंदर। क्लियर है बात? यस सर। जी जी सबको? एमन? जी क्लियर है। गुड। तो ये सर थोड़ी सी एक पीडीएफ शेयर करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट। चैप्टर 2 इनहेरिटेंस। रुक गया। ये व्हाट्सएप जो अपडेट हुआ ना उसकी भी स्पीड खराब हो गया। एक मिनट यहाँ पे देखिए, इसको कट कर। नॉट रिस्पॉन्ड। अब कल जारी रखता हूँ, छोड़। हेलो। ठीक है जी, तो हाजिर हैं सारे? यस जी सर। आगे बढ़े म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। यस जी सर। गुड 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 गुड। म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारे पास ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमने जो है ना करंट लिया है और लिया एसी करंट है। एसी करंट क्यों लिया है उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि एसी करंट में जाहिर सी बात है अल्टरनेटिंग करंट है, खुद ब खुद चेंज होता रहता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन के चेंज होने से इसी कॉइल के अंदर क्या होगा, जैसे ही ईएमएफ करंट की इंड्यूस होगा। डायरेक्शन, हाँ, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी साथ में। क्योंकि हमें पता है कि हर एक वायर, ये वायर है ना सिंपल वायर, इसमें यहाँ पर आप क्या करें, पॉजिटिव प्लेट के साथ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें इसको, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें, इसमें खुद ब खुद क्या प्रोड्यूस होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड रूल के, राइट हैंड रूल के मुताबिक, राइट हैंड रूल के मुताबिक हमें जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब इसी को जब हम क्या करते हैं, वाउंड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, कॉयल बन जाता है। अब इस कॉयल की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जाहिर सी बात है कि हर एक वायर की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होने के बजाय वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी निकलती है और इकट्ठी मूव करती है। अब जब करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनी करंट की वजह से थी, मैग्नेटिक फील्ड तो वजूद में करंट की वजह से आई थी, तो करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक करंट में किसी भी तरीके से चेंज आए ताकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो उसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने एसी करंट लिया हुआ है, मींस के अल्टरनेटिंग करंट लिया हुआ है। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कभी इसकी डायरेक्शन इधर को, कभी इसकी डायरेक्शन इधर को, तो ये चेंज करता रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो यहाँ पर तो हमने करंट सप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर दूसरे कॉइल में देखें, इस दूसरे कॉइल में किसी किस्म का कोई भी
करंट सप्लाई मौजूद नहीं है। दूसरे कॉइल के अंदर किसी भी किस्म का करंट सप्लाई मौजूद नहीं है। नहीं है। अब जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, तो खुद ब खुद इस कॉइल के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो खुद ब खुद क्या होते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। जब अट्रैक्ट और रिपेल होंगे तो वो भी आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट गैल्वानोमीटर के अंदर क्या नजर आते हैं, डिफ्लेक्शन शो होती है, जिससे पता चल रहा होता है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की हलचल स्टार्ट हो चुकी है। हलचल से मुराद क्या है, करंट फ्लो करना Current स्टार्ट flow कर दिया है। गुड गुड गुड। तो करंट फ्लो किसकी वजह से हुआ, हमने तो यहाँ पर करंट दिया था, यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। लिहाजा वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अब हो यहाँ रहा है। पर एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज करने से दूसरे कॉइल के अंदर खुद ब खुद करंट इंड्यूस हो रहा है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल। अब म्यूचुअल इंडक्शन को देखें स्टेप बाय स्टेप के टू नेबरिंग कॉइल्स, दो हमारे पास यहां पर नेबरिंग कॉइल्स हैं। टू कॉइल प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों को इकट्ठा करीब रखा हुआ है। कॉइल वन जो है कनेक्टेड टू एसी सोर्स, कॉइल वन को हमने एसी सोर्स के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और कॉइल टू को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, सिंपली गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है कॉइल टू को। अब फ्लक्स फ्रॉम कॉइल वन लिंक्स कॉइल टू, अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, वो क्या करेगा, वो अगर फ्लक्स यहां से गुजरे, मींस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कॉइल से गुजरेगी तभी बात होगी। अगर मिसाल के तौर पे आपने गैल्वानोमीटर वाला जो कॉइल है इसको बहुत दूर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं गुजरेंगी। जब नहीं गुजरेंगी तो कहां से करंट इंड्यूस होगा। तो उसके लिए चाहिए कि दोनों कॉइल्स जो है वो करीब पड़े हों, ताकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलती है वो दूसरे कॉइल में इंटर करे, दूसरे कॉइल में पहुंचे, दूसरे कॉइल के साथ लिंक करे, तभी जाकर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। वर्किंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें क्या, फ्लक्स चेंज एज एसी फ्लोज इन कॉइल वन। अब अल्टरनेटिंग करंट जब कॉइल वन के अंदर फ्लो करता है तो उस वक्त मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। अब जब दोनों चेंज हो गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल वन चेंजेस, तो कॉइल वन का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब दिस चेंज इन फ्लक्स आल्सो लिंक्स कॉइल टू, अब यही चेंज इन फ्लक्स जो है ये क्या करता है, कॉइल टू में भी तो चेंज हो रहा है। जब कॉइल टू में चेंज हो रहा है तो चेंजिंग फ्लक्स कॉइल टू इंड्यूस ईएमएफ, तो दूसरे कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मींस के करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जिसको हम क्या कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर की नीडल से देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन शो हो रही होती है। बात क्लियर है? यस सर। जी सर। अब यहाँ पर ये बताएं कि कौन आ जा रहा है, कोई मसला है किसी को तो मुझे बताएं, मतलब आवाज नहीं आ रही या कोई और प्रॉब्लम हो। मैंने ज्वाइन किया था, वो नेट वीक था तो स्क्रीन आउट हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस बता दिया करें ताकि फिर हम उसी टाइम स्टॉप करें या कोई और रास्ता निकालें। तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है बात है? यस। जी। तो उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पर भी था, अब यहाँ पर फिर से चलो हाँ ठीक है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है उसकी। यहाँ पर है द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन नेबरिंग कॉइल, एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरे कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, मींस कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जरा ये बात रिपीट करें, जरा थोड़ा बहुत बताएं मुझे भी, ताकि आपसे रिस्पांस ले सके थोड़ा बहुत। एक कॉइल में के चेंज होने से दूसरी कॉइल में जब वो ईएमएफ इंड्यूस होती है तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। गुड। अब मुझे एमन आप बताएं कि कॉइल में करंट चेंज होने से क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो फिर ईएमएफ इंड्यूस होती है। और अगर करंट को चेंज ना करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। होगी। फिर
फिर उस वक्त दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होगा? होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर वो दूसरी कॉइल में जो है वो इंड्यूस करेगा ईएमएफ ना। तो यहाँ पर शर्त इस बात की है कि करंट को चेंज करने की वजह क्या है? वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। जब वो चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी ज्यादा हो, अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो कोई फायदा नहीं है उसका। अहमद, बात समझ में आई है? जी। गुड गुड, माशाल्लाह। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, अगर हमने यही बातें कर ही दी हैं तो वही बातें दोबारा रिपीट होंगी, सेल्फ इंडक्शन वाली जो हमने पहले की थी। उसमें हमने क्या कहा था कि चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। और अगर मैं यहाँ पर एन नंबर ऑफ लगा लूं कि फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न तो है नहीं कि जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा हो। नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एन को मेंशन कर दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एन डेल फाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन है तो उसके लिए हम कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल एम इंटू डेल आई। ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन 1। अब फेराडे लॉ के मुताबिक, फेराडे लॉ क्या कहता है कि हमारे पास ईएमएफ जो होता है, जो इंड्यूस होता है, वो बराबर होता है किसके? फेराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, इनफ्लक्स। हाँ, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ऐसी बात है ना? यस। यस सर। अब एक बात मैं और बताना भूल गया आपको, वो मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉइल 1 है ये हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल प्राइमरी होता कॉइल। है। और ये जो कॉइल 2 है ये सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल। कॉइल। क्लियर है बात? जी। यस। जी। अब हमारे पास यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स ये वाला, ये फ्लक्स जो है ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल के होंगे, और ये फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से। ऐसी बात है? जी यस सर। सर। और इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ ना चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, और साथ में ये हमारे पास डेल आई जो है ये बराबर हो प्राइमरी जाएगा कॉइल। प्राइमरी कॉइल के चेंज इन करंट के। और यहाँ पर अगर फेराडे लॉ को देखें तो इसमें ईएमएफ की बात हो रही है, और ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है? प्राइमरी कॉइल के अंदर के सेकेंडरी कॉइल के अंदर? सेकेंडरी कॉइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। कहाँ पर? सेकेंडरी कॉइल। तो फिर तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल के लगाएंगे, और जी साथ में सर। चेंज इन फ्लक्स भी सेकेंडरी कॉइल का ही लगाएंगे। ऐसी बात है? यस। यस। क्योंकि ये फार्मूला ही सेकेंडरी कॉइल का है। अब इसी को नाम दे दो इक्वेशन 2 का। अब इसी में एक बात और मैं बताने लगा हूं कि यहाँ पर गौर करें जरा, ये एन एस डेल फाई एस, ये तो मेरे ख्याल से इसका रिलेशन ये नहीं है पढ़ा? जी सर। तो पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जी उसकी जगह सर। पर। तो हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस, और यहां पर एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर है बात? यस सर। जी। तो ये वही वाला रिलेशन है जो यहां पर लिखा हुआ है, और आपकी बुक में भी इसका तस्करा हुआ पड़ा है। क्लियर है बात? यस। जी। यस सर। और फिर मैं पूछूंगा आपसे, महवेश आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन किस बात को शो कर रहा है? ओके।
महवेश, मैं बताऊं? नहीं महवेश बता रही है, महवेश बता रही है। महवेश, यस सर। मैंने पूछा है नेगेटिव साइन किस बात को शो कर रहा है, कहाँ से आया है? हरी अप हरी अप हरी अप, फिर आगे पढ़ेंगे। महवेश मुझे नींद आ रही है महवेश। सर मातनु रसी। बोलने दर्जी दाव बेमुड़ा गिला तर न जोड़ी जी मड़ा चिनोर इस दके तब नस कवे हम्म जेतर शोबे ब्याह रोशे के ना ना मात रसी खुशी वाले नशम। हाँ, चलो चलो नेक्स्ट टाइम भी आप पूछता ना तो मेरे को। ठीक है जी, तो आप बता दे बुशरा, आप बता दे। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ला जो ये अपोजिशन को शो कर रहा है कि वो वाला करंट जो कोयल 2 में प्रोड्यूस हुआ है ना, वो कोयल 1 में कोयल 1 में जो करंट मौजूद है उसको अपोज कर रहा है, उसके चेंज को अपोज कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कॉइल 2 में जो करंट इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या हम कह लें वो हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, या चेंज इन करंट की वजह से हो रहा है, उसको वो करंट अपोज कर रहा है, वो ईएमएफ अपोज कर रहा है। कौन सा ईएमएफ? जो इंड्यूस हुआ है। क्लियर है बात? जी सब मिलके बताएं। क्लियर है? जी। गुड, आगे बढ़े। तो उसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन और उसी का जो हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है या एक जो रिजल्टेंट निकलता है वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम रिलेशन यही इसी फार्मूले से निकालेंगे, एम को वहीं पे रहने दें, डेल आई ओवर डेल टी को नीचे ले जाएं, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये रिलेशन आ जाएगा। अब इस रिलेशन में हमें जो है ना रेशियो दी जा रही है, किन किन के दरमियान में रेशियो दी जा रही है। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल नहीं, सेकेंडरी कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू द चेंज इन करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी प्राइमरी कॉइल। कोयल। हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास रेशियो है किसके दरमियान में, ईएमएफ in secondary coil या induced EMF in secondary coil to the change in current in primary coil या rate of change of current in primary coil is called mutual inductance। उसके बाद इसी का भी यूनिट हेनरी ही है, और वो भी सेम टू सेम हमारे पास किसके बराबर है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, शायद ऐसा था ना। यस, वोल्ट सेकंड जी पर एम्पियर। गुड, ये भी इसी के ही बराबर है। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। दो कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी के बराबर होगा। कब? जब हमारे पास एक करंट चेंजिंग एट 1 एम्पेयर पर सेकेंड, करंट जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड चेंज हो रहा हो पहले कॉइल के अंदर, और जो 1 वोल्ट का ईएमएफ है वो इंड्यूस हो दूसरे कॉइल के अंदर, तो हम कहेंगे ये 1 हेनरी के बराबर है। क्लियर है बात? यस सर। जी आगे पढ़ें या ना पढ़ें बताएं। सर अगर टाइम हो तो पढ़ते हैं। टाइम हो तो पढ़ते हैं। हो जाएगा। अभी कितना है टाइम हो गया? टाइम, 6:41 हो गए हैं, अभी हो जाएगा फेज ऑफ एसी। ना वैसे हमारा जो है ना कब शुरू हुआ था? ये नहीं पता। शो नहीं होता टाइम। सर लिंक तो 5:05:51 पे हुआ था और क्लास ऐसे 6 बजे स्टार्ट हुई थी।
चलो जी खींचते हैं, कुछ तो खींच लेंगे, पता चल जाएगा फिर बाद में। खैर वैसे ये जो आगे आ रहा है टॉपिक, ये हमने पहले जो है इसको टच दिया हुआ है, लिहाजा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। तो देखिए जी फेज क्या होता है। सबसे पहले अगर फेज की सिर्फ सिंपल डेफिनेशन करें तो फेज हमारे पास एक ऐसा एंगल है। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी लिख ले अपने पास, ये बुक में शायद नहीं होगी, शायद शायद नहीं होगी। एन एंगल which specify Yes. the instantaneous value of alternating current or voltage। The angle which specify the instantaneous value of alternating current or voltage। अब फेज क्या है, फेज हमारे पास एक ऐसा एंगल है जो स्पेसिफाई करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की वैल्यू को स्पेसिफाई करे, ये उस किस्म का एंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक सर्कल है, उसी सर्कल के अगर हम देखें तो एंगल कितने बनते हैं, जो हम मेजर देखते हैं तो वो हमारे पास एक 90 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, और 270 होता है, और फिर 360 डिग्री होता है। और इसी को हम अगर ऐसा लिखते हैं कि हाफ साइकिल यहां रख दें और हाफ साइकिल इधर रख दें, यहां पर लाइन लगा लें उसी डायमीटर वाली, तो हमारे पास यहां से अब स्टार्ट होगा 0 डिग्री, और ये जो है ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 270 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए यही एंगल में जाहिर सी बात है अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो उसमें यही तो होता है, और क्या होता है, यही नहीं होता। Yes, sir. तो अगर ऐसा होता है कि क्रस्ट और ट्रफ ही है सिर्फ, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो चेंज आएगा तो वो भी ऐसे इन्हीं एंगलों में आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। या 0 डिग्री होगा, या 90 होगा, या 180 होगा, या 270 होगा, या 360 होगा, यहीं पे कहीं होगा, या जाहिर सी बात है इनके दरमियान में कहीं होगा, तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा है तो वही एंगल ना, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, तो सारे एंगल ही हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एन एंगल, इसलिए हम क्या कहते हैं, एन एंगल which specify the instantaneous value of alternating current or voltage। किसको स्पेसिफाई करता है, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। कौन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल ही है ना। Yes, sir. तो ये उसका फेज होता है, ये क्या कहलाता है उसका, फेज। Phase. और फेज किसका कहला रहा है यहाँ पर, एसी अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट करंट का तो फेज होता नहीं है, वो तो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा नहीं है, जी। जी सर। तो उसका तो फेज होता नहीं है, एक ही फेज है, जाहिर सी बात है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर कि क्या कह रहा है, इन एन एसी करंट एंड वोल्टेज मे नॉट रिच मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। हमारे पास एसी करंट में, एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू, हो सकता है पॉसिबल है कि दोनों की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पीक तक ना पहुंचे सेम टाइम पे। अब ये बात क्या बताना चाह रही है, इसके बारे में भी बात करते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़कर आगे जाते हैं ना इंशाल्लाह, इसके बारे में ग्राफ बनाते हुए समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिस हैपेंस स्पेशली इन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर और इंडक्टर। और ये कब होता है, जब हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए होते हैं। तो मैं इसको अगर आपने लिख लिया है तो थोड़ा सा रेस करने लगा हूं, रेस कर दे। गुड।
और उसके बाद यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं किसके हमारे पास जो कंपैरिजन का ग्राफ बन रहा है वो एक बन रहा है कह लें हम एक वोल्टेज का बना लेते हैं, ये वोल्टेज की एक वेव है, और एक करंट की बना लेते हैं ये वाली। ये कुछ इस तरह होगी, सॉरी इसमें इसको दोबारा कुछ ऐसे होगी, इसमें मतलब जीरोस जो है वो बराबर टाइम पे होंगे। बस सिर्फ फर्क किस बात का होगा उस फर्क को सिर्फ समझे, बाकी बुक में बना हुआ है। फर्क इस बात का होगा कि यहाँ पर अगर हम हाइट को देखें, एम्पलीट्यूड को देखें, तो हमारे पास आई जो है करंट वो ये है और वोल्टेज ये मौजूद है। तो अगर वोल्टेज को देखें, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की जो है वो ग्रेटर है किससे, करंट से ग्रेटर है। करंट की वैल्यू जो पीक वैल्यू है करंट की वो कम है बनिस्बत वोल्टेज के। और ये कब होता है, जब हमारे पास एसी सर्किट के अंदर, सर्किट से मुराद होता है जहां पर हमारे पास एसी सप्लाई हो, और दूसरी बात है वहां पर हमारे पास कोई कैपेसिटर लगा हुआ हो, कोई हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ हो, कोई इंडक्टर लगा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्किट कहते हैं। ये सारा का सारा सर्किट है। अब इस सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक लगा हुआ है, तो उस वक्त हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फेज में चेंज नहीं है, फेज में कोई चेंज नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि अगर देखें दोनों वेव्स को देखें, दोनों वेव सेम टाइम पे जीरो हो रहे हैं। सॉरी मैं तो इसको सर्कल कर रहा था। तो दोनों वेव सेम टाइम पे जीरो हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे फिर जीरो हो रहे हैं, सेम टाइम पे फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं, और सेम टाइम पे फिर जीरो हो रहे हैं। बुक में आप देखें तो इसका मतलब फेज डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, सिर्फ इनके अंदर क्या है कि पीक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? पीक वैल्यू वैल्यू में डिफरेंस हो रहा है। पीक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। और वो जो डिफरेंस आता है वो भी, उसकी भी वजूहात है। वजूहात कौन कौन सी है? उसकी वजह ये होती है कि वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज हमारे पास ऐसा समझ लो एक धक्का है, धक्का। और करंट क्या है? करंट हमारे पास है फ्लो, चार्ज का फ्लो करना। अब जाहिर सी बात है अगर किसी भी चार्ज को मैं धक्का दूंगा, फ्लो कराऊंगा, तो वो जो धक्का मैंने दिया वो धक्का टोटली उस चार्ज को भगाने में नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भी है जो उसको रोक रहा है उस चार्ज को। तो मेरा धक्का ज्यादा लगेगा और चार्ज कम दौड़ेगा, ऐसी बात है ना। यस सर। जी सर। मैं धक्का कम लगाऊंगा ना, मैं धक्का ज्यादा लगाऊंगा, चार्ज कम दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो टोटली दौड़ता तब दौड़ता जब उसके लिए रास्ता साफ होता। उसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगी हुई हैं। तो मेरा धक्का ज्यादा लग रहा है और उधर से चार्ज फ्लो उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देख के वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, उसका पीक पीक वैल्यू उसकी ज्यादा है, और करंट की वैल्यू कम कम होती है। है, मींस के फ्लो की वैल्यू कम होती है। क्लियर है? यस सर। और हमने इसकी इस इनमें पढ़ना भी नहीं है। हमने, हमारा काम इनमें पढ़ना नहीं है कि क्यों ऊपर है क्यों नीचे है। हमारा काम ये है कि फेज डिफरेंस बराबर क्यों है, फेज डिफरेंस सेम क्यों है, मतलब उनमें डिफरेंस नहीं आ रहा, फेज डिफरेंस जीरो क्यों है, जीरो कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस जीरो क्यों है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो खैर वो आगे आएगा तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे मजीद। हम इन पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं जो ये पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्या है? फेज डिफरेंस, सम वोल्टेज अक्रॉस जीरो व्हाइल करंट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड। अच्छा ये बात की बात है, ये हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा सारा का सारा। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द जीरो क्रॉसिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसे कहते हैं? एंगल बिटवीन, किन चीजों के बारे के दरमियान एंगल? जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग के बाद जो एंगल होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान में, उनमें जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या करंट है, करंट की वेव ये आ रही है,
और जो वोल्टेज की वेव है वो ये जा रही है। तो यहां पर इन दोनों में देख के डिफरेंस आया, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। करंट की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। तो करंट कहां से स्टार्ट हो रही है जी? ये जीरो 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 से। डिग्री से स्टार्ट हो रही है करंट, और उसको देखा जाए तो वोल्टेज 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस है कि नहीं है? यस, 90 yes, 90 वो जो degree. एंगल का डिफरेंस है वो 90 डिग्री एंगल का डिफरेंस क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है बात? यस सर। और ये फेज डिफरेंस जो है ये आपको बता रहा है कि करंट जो है वो पीछे रह गया है, वोल्टेज आगे निकल गई है। बस ये इतनी सी बात बताता है, और इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जब ये आएंगे हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू यहां पर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द क्वांटिटी दैट reaches जीरो अर्लियर इज सेड टू बी लीडिंग। अब जो पहले पहुंचा, जीरो से पहले पहुंचा मतलब पहले जो आया, तो वो क्या है? वो लीडिंग पे होता है। द क्वांटिटी अदर क्वांटिटी इज सेड टू बी लैगिंग। और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो लैग। ये लीडिंग और लैग ये तो सिंपल सी वर्डिंग है। लैग करना, लैग का मतलब क्या होता है? क्या कर रहे हैं? लैग कर रहे हैं, क्या मतलब? लैग करने का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना, ऐसे नहीं होता? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। जी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लैग करने का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना, ऐसे नहीं होता? यस। जी तो अगर एक क्वांटिटी है वो, अगर मिसाल तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें एक ग्राफ ये बन रहा है और एक ग्राफ ये बन रहा है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर पीछे रहा रहा हुआ ग्राफ किसका है? आई का या वी का है? आई का। आई का आई पीछे रह चुका है। आई अभी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीरो क्रॉसिंग ये होती है, ये जीरो क्रॉसिंग है। अब आई अभी स्टार्ट हो रहा है, और वोल्टेज जब आई स्टार्ट हो रहा था उस वक्त वोल्टेज जो है वो 90 तक पहुंचा हुआ है। इसका मतलब वो जो वोल्टेज है वो आगे निकल गया है, वो लीडिंग पे है, लीड दे रहा है, मतलब आगे निकल चुका है। और जो आई है वो लैग कर रहा है, मीन्स के पीछे रह गया है। क्लियर है बात? यस सर। जी Since both have the same frequency, phase difference remain constant. अगर इन दोनों वेव्स के दरमियान में फ्रीक्वेंसी सेम हो तो इनका फेज डिफरेंस भी हमेशा सेम रहेगा। ये जितना भी आगे जाती रहेंगी ये दोनों वेव्स, ये सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ जाएंगी। मतलब कि इनके दरमियान में जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना, बस वो फेज डिफरेंस वैसा ही रहेगा। कब तक? जब तक इनके दरमियान में फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेज डिफरेंस सेम रहेगा। अब जहां भी उसे चेक करें आपको फेज डिफरेंस सेम मिलेगा, मींस के 90 डिग्री का मिलेगा। कहीं पे 0 डिग्री का, कहीं पे 90 डिग्री का, कहीं पे 30 डिग्री का, तो वो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये लैगिंग और लीडिंग की बात समझ में आई है यस सर। कि जो आगे वाली वेव होती है वो लीड करती है और पीछे वाली वेव जो है वो लैग करती है। क्लियर है बात? उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाता है? फेज डिफरेंस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन पीक्स। फेज डिफरेंस जो होता है ये हम यहाँ पर एंगल डिफरेंस कह लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये है कि चलो यहाँ पर टाइम डिफरेंस का है। वैसे होना नहीं ये चाहिए कि फेज डिफरेंस जो है वो एंगल का होना चाहिए, कि एंगल डिफरेंस को मेजर किया जाता है बिटवीन टू पीक्स, दो पीक्स के दरमियान में। तो एंगल को कहें तो बेहतर है। उसके बाद इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। अब यहां पर देखें डिग्री से मैयर किया जा रहा है, तो डिग्री में कहां टाइम को मैयर किया जाता है, लिहाजा ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर है बात? जी सर हाँ, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि फेज डिफरेंस इज द फ्रैक्शन ऑफ एंगल डिफरेंस बिटवीन पीक्स। दो पीक्स के दरमियान में जो एंगल डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। अब उस फेज डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्रीज में या रेडियन में, दोनों में मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई। फाई से फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, 90। तकरीबन मैक्सिमम 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। कन्वेंशनली फेज इज एक्सप्रेस्ड एज द एंगल बाय विच वोल्टेज लीड करंट।
अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कन्वेंशनली आपको कहा जा रहा है सकाफती तौर पर कि फेज जो है वो एक्सप्रेस होता है जैसा कि मिसाल के तौर पे वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है किसको, करंट। करंट को। अब वोल्टेज करंट को रीड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वोल्टेज देखें आगे निकल चुकी है और करंट पीछे है, तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हुए एसी थ्रू रेजिस्टर, रेजिस्टर से एसी जो है वो कैसे फ्लो करता है और उनका वोल्टेज और करंट का आपस में फेज जो है वो कैसा होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर समझना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ये ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, यहां से बात स्टार्ट होनी है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ये दो बातें हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंसीडर ए सर्किट विद प्योर रजिस्टर, हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर एक खालिस प्योर रजिस्टर लगा हुआ है, जैसा कि ये हमारे पास सर्किट है एसी का, और यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर क्या करेगा, ये करंट को रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अब करंट जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, जाहिर सी बात है कभी इधर से फ्लो करेगा, कभी इधर से फ्लो करेगा, कभी उधर से फ्लो करेगा, कभी इधर से, जाहिर सी बात है चेंज होगा। हम फिलहाल एक ही लेते हैं, एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं, और यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर इसको रोकने की कोशिश करेगा। कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, वो हमने बता दिया। द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमने इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है वो बराबर होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था हमारे पास जनरल रिलेशन होता है X इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और थीटा बराबर होता है किसके, ओमेगा टी के। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया था X इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और X की जगह पर आप I भी पुट कर सकते हैं, X की जगह आप V भी पुट कर सकते हैं, दोनों पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो V वाला रिलेशन है। क्लियर है बात? यस। जी। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि हमारे पास जो वी नॉट है वो हमारे पास पीक वोल्टेज है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो पुरानी बात है, हमें पता है। उसके बाद करंट इन ए रजिस्टर, अब करंट भी की भी तो बात करेंगे, जाहिर सी बात है, हमें फिलहाल वोल्टेज की बात की है, करंट की बात करेंगे। तो करंट के लिए अक्सर हम किसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ओहम लॉ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, और आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, इसी V की वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। ये हमारे पास रिलेशन आया गया आई का। अब हम ये भी कह सकते हैं यहां पर के साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू ये भी तो हो सकती है ना, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये भी तो एक फार्मूला है, तो हम इसको भी मद्देनजर रखेंगे साइन ओमेगा टी वाले को। तो अभी इसी को देखें, यहां पर इसको, यहां पर आई की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। अगर मैं इस आई की वैल्यू को पुट कर दूं ये वाला रिलेशन, क्योंकि ये भी आई है ना वो भी आई है, दोनों आई है ना, तो मैं क्या कर देता हूं, पुट नहीं करता बल्कि दोनों कंपेयर कर देता हूं। दोनों क्या कर देता हूं, कंपेयर। कंपेयर। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा। तो यहां से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। जी। और यही तो यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है बात? यस सर। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर इसी को देखें दोबारा इस रिलेशन को, तो इसके अंदर ये वाला रिलेशन हम पुट कर सकते हैं कि इस वी नॉट डिवाइड बाय आर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आई नॉट। तो हमारे पास दोबारा वही रिलेशन आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वोल्टेज के चेंज होने से हमारे पास करंट भी वैसा का वैसा ही आ रहा है। चूंकि हमें फेज डिफरेंस बताता है, तो लिहाजा ये पीक नहीं बताएगा, फेज डिफरेंस बताएगा, पीक वैल्यू के बारे में ज्यादा हम यहाँ पर तस्करा नहीं करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास जो आई हैं,
इनके अंदर अगर हम ओमेगा टी से मुराद एंगल की वैल्यू पुट करें तो हमें देखते हैं कि क्या हमें एंगल सेम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्लियर है बात? यस। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम पुट करना चाहें वैल्यूज, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज, लास्ट टाइम भी हमने इसी के बारे में एंगल ड्रॉ किए थे मेरे ख्याल से, आपको अगर याद हो तो। यस सर। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी, अब आएगी, आवाज आएगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर हम यहां पर इसको 0 ले लें, और चूंकि ये हमारे पास मिसाल के तौर पे टाइम टी है, ये हमारे पास t/2 है, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस करेंगे जैसे पहले किया था। ये हमारे पास क्या होगी फिर, t/4 होगी, और ये 3t/4 होगी। ऐसी बात है। जी सर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर मैं v के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू पुट करूंगा, बाकी ये आपने भी पहले की हुई है, तो लिहाजा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपने पहले की थी ना? जी यस जी सर। गुड। तो मैं यहाँ पर v की जगह पर v0 sin ओमेगा टी यहाँ मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो हो जाएगा v = v0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। अब ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते होते हैं 2π/t, 2 पाई ऐसा। डिवाइडेड बाय तो हो जाएगा 2π/t। और यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी की जगह पर हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो टी की वैल्यू यहाँ पर टाइम की दी गई है। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर t/2 पे लेते हैं, t/2 हाफ साइकिल जब मुकम्मल हो गया, t/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ से t से t कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है साइन पाई। और साइन पाई जो होता है वो साइन 180 के बराबर होता है। ऐसी बात है। जी जी और साइन यस सर। 180 जो है वो किसके बराबर है जी? -1। साइन 180 किसके बराबर है? -1 के। साइन 180 किसके बराबर है? 0 0 के। -1। ढीले हुए पड़े हो। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है टोटली? 0। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0। अब ये बात कंफर्म हो गई। इस तरह आप स्टेप वाइज कर सकती हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहा जाए तो आप ऐसे स्टेप वाइज कर सकती हैं। इसी के बाद दोबारा से हम क्या करने लगेंगे, अब करंट की वैल्यू चेक करने लगेंगे। क्या करंट भी ऐसा ही है कि इसी पॉइंट के ऊपर करंट भी क्या 0 है या नहीं है? क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो हमें बताएगा कि 0 नहीं है, फिर उसके लिए हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा I0 साइन ओमेगा की जगह पर 2π/t, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल टी को, और स्मॉल टी की वैल्यू हमने ली थी t/2। तो यहाँ पर इस केस में हम फिर देखते हैं कि t से t कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और साइन पाई है, और साइन पाई किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के। तो I की वैल्यू फिर से आ गई 0। तो वोल्टेज की वैल्यू भी आई थी 0 और I की वैल्यू भी आई थी 0। दोनों ये बता रही हैं
कि यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मींस के करंट भी इतना ही है इस टाइम के ऊपर और वोल्टेज भी इतनी ही है इस टाइम के ऊपर। तो सेम टाइम पे सेम फेज है वोल्टेज और करंट के दरमियान में। ये बात सेटिस्फाइड हो गई? यस। जी इसी के साथ आप कोई भी टाइम पुट करती जाए आपको वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये इस बात का सबूत है कि दोनों जो हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, सेम फेज में है, मींस के इन फेज है, इसे हम कहते हैं इन फेज। आगे बढ़े। जी यस। यहाँ पर कंक्लूजन है और कंक्लूजन में यही बात बताई गई है कि सेम टाइम पे वो रेंज उनकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी सेम टाइम पे। इसी के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि वो ओवरलैप करेंगे कंप्लीटली दोनों वेव्स। ये पहली वेव है, आपको बुक में भी नजर आ रही होगी, ये एक वेव है और दूसरी वेव उस पे ओवरलैप कर रही है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। सिर्फ उनकी हाइट में डिफरेंस है और वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है उनका सेम टाइम होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर पीक है तो यहाँ पर पीक होगी, यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर जीरो, पीक तो पीक, जीरो तो जीरो, दोनों का सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस जीरो के बराबर है और फेज डिफरेंस को हम 5 से शो करते हैं तो 5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के। जीरो के। इसका मतलब है कि उन दोनों वेव्स के दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं है। जहां पर इसका फेज है मींस के अगर यहाँ पर जीरो है यहाँ पर 90, अगर यहाँ पर वोल्टेज का यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है इस पॉइंट के ऊपर। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो फिर किसके बराबर आ जाता है, जीरो के। जीरो के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़े या ना बढ़े? बहुत है, जी बहुत इसलिए है कि नमाज भी पढ़नी होगी आप लोगों ने और मैंने भी। पेपर इसी भी के है। साथ जी पेपर है, हाँ पेपर हो रहे हैं ना। गुड हो गया, मैंने समझा खत्म हो गए। नहीं अभी हो रहे हैं, 23 को लास्ट है। चलो जी, फिर तो अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक आपके लिए जो है रास्ते खोले। बाकी कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल है तो बताएं। नहीं नहीं है, बस जाए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाए जाए। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद बैठ टाइम क्या नहीं, उस्ताद बैठ बैठ रही थी वैसे उस्ताद।